सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा पुलिस के लिए जो है हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की जो क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे 54वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 53 भाग जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आप सभी बच्चों का जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी लेवल की तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो आपका एम है, आपका ड्रीम है तो 2026 में हरियाणा पुलिस की नौकरी लेना वो डेफिनेटली जो है साकार हो सकता है। इसी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी और लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। ये मेन जो है फोकस आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तैयारी कर ली अब 2 दिन रेस्ट कर लिया, लगातार आपको इसी लेवल की तैयारी करते रहना होगा। इसी सीरीज के अंदर जो है 54वां भाग हम हरियाणा जीके का आज डिस्कस करने वाले हैं। इसी के पैरेलल जो है हमारी एग्रीकल्चर की भी सीरीज चल रही है। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से जो है एग्रीकल्चर मैं वहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, तो उस एग्रीकल्चर की सीरीज को भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। आज का वीडियो सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला है, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, शीत युद्ध किसके बाद शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध किसके बाद शुरू हुआ था? आप सभी को पता है, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसी के बाद जो है माना जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। और इसका विघटन कब हुआ था? तो इसका विघटन जो है 1991 में जो है इसका विघटन भी हो गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोवियत रूस का विघटन बाद शुरू हुआ पूछा गया ना, यहाँ पे अंत नहीं पूछा गया, ये आप याद रखना। देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है, सोवियत रूस का विघटन और द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है शुरू कब हुआ। अगर आपसे ये पूछ लेता कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ तो आप लगाते आंसर क्या लगाते? सोवियत रूस का विघटन। और सोवियत रूस का विघटन कब हुआ आप सभी को पता होना चाहिए, 1991 में जो है सोवियत रूस का विघटन हुआ था। इसी के साथ जो है शीत युद्ध भी बंद हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक चला था। और माना जाता है कि 1945 के बाद ही जस्ट जो है ये शीत युद्ध की जो है शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चनों का जो है पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में आपको जो है डीपली नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको जो है बेसिक जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए, कुछ जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप तैयार रहिएगा। अगर 2021 वाला जो है लेवल अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा लेवल आ गया तो बस आप क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बैठे के बैठे रह जाएंगे। और जो 1.5 घंटा होता है ना, 90 मिनट जो होते हैं वो जो है वो काटनी जो है बहुत मुश्किल हो जाएंगी भाई, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए रूबरू आपको एग्जैक्ट लेवल एचएसएससी का जो है उसी से रूबरू मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सोवियत रूस का विघटन मैंने आपको बता दिया, द्वितीय विश्व युद्ध मैंने बता दिया कब से कब तक चला था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप सभी को पता होगी, प्रीवियस वीडियो में जो है मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क, NY लिख देता हूं, न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं तो 1914 से 1918 तक जो है ये युद्ध चला था। ठीक है, 1918। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ऐसे ही आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका हरियाणा पुलिस का जो है रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है वो हो जाएगी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है और इस पुस्तक में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें जो है इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है, इनकी शिक्षा के बारे में बताया गया है और 27 साल जो इन्होंने जेल में बिताए थे उनके बारे में जो है डिटेल से इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। ठीक है, और एक और पुस्तक आप याद रखिएगा, ये जो फ्रीडम एंड एक्साइल, ये जो ऑप्शन बी में लिखी गई है ना, फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक, ये किसकी जीवनी है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा की ये आत्मकथा है। ठीक है, दलाई लामा की आत्मकथा, जिसको ऑटोबायोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया स्तनधारी की सबसे अनोखी विशेषता उसमें किसकी उपस्थिति होती है? स्तनधारी यानी कि हमारी बात कर रहा है, हमारे अंदर कौन सी एक विशेषता होती है जिसकी उपस्थिति जो है
विशेष होती है। तो ये क्या हो जाता है, तो स्तन ग्रंथियां जो है होती हैं, ठीक है। स्तनधारी के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ना, ये एक अनोखी विशेष ग्रंथियां होती हैं, अनोखी विशेषता होती है जो जिससे जो है माता अपने बच्चों का जो है पालन पोषण कर पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है, क्या कहलाता है। तो यह क्या, कौन सा विकास कहलाता है, तो ये संपोषणीय जो है विकास कहलाता है। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की, मतलब जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता जो होती है ना, उससे समझौता नहीं करता है। ऐसा विकास का जो है हमसे पूछा गया है, कौन सा ऐसा विकास कहलाता है, तो ये विकास जो है संपोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। नीचे लिखा भी गया है, नीचे लिखा गया है, चलिए आइए इसी को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कहा गया है, एक तो हम आज में जी रहे हैं और एक जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, मतलब ऐसा कौन सा विकास है जो आने वाली, जो हमारी कल को आएगी पीढ़ी, उसकी समझौता किए बिना जो है हमारी पीढ़ी आज की जो है हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उसको जो है संपोषणीय विकास जो है कहा जाता है, ठीक है। इस विकास का उद्देश्य वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भविष्य की पीढ़ियों के पास भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधन मौजूद हो। तो ऐसे जो है विकास को क्या कहा जाता है, तो ऐसे विकास को संपोषणीय विकास जो है बोला जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना संपोषणीय विकास की। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको डेफिनेटली तैयार रहना चाहिए, ठीक है। यकीन मानिएगा, अगर इजी वाला लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो आप डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं गलती से इस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ गया ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत आप सोच विचार करेंगे कि काश मैंने समय रहते जो है डीपली स्टडी की होती, तो आज जो है मेरा कुछ और ही जो है भविष्य होता, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, ओकस भागीदारी डैश के बीच है। तो ये ओकस जो भागीदारी है ये किसके बीच हो जाएगा, तो ये ओकस भागीदारी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच में जो है ये भागीदारी हो जाएगी, ठीक है। ओकस गठबंधन जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया भी गया है, उद्देश्य भी आप इसका याद रखिएगा, बेहतर सहयोग के माध्यम से सुरक्षा और रक्षा हितों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और वर्ष 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर 3 स्टेटमेंट बेस आपको दे देगा कि भाई ओकस के बारे में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओकस गठबंधन के अंदर 3 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या था, बेहतर सहयोग के माध्यम से, मतलब सहयोग के माध्यम से जो है सुरक्षा और रक्षा के हितों को मजबूत करना। और गठन इसका जो है 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का जो है मुकाबला करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले लेग्यूम जीवाणु है। तो आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो लेग्यूम जीवाणु होते हैं वो कौन से होते हैं, राइजोबियम होते हैं, ठीक है। राइजोबियम होते हैं और ये जो फली होती है ना, फली के गांठों में जो है ये राइजोबियम पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, आयकर दाताओं के लिए संभवतम भौतिक अनोन्य क्रिया को हटाने की योजना है। तो कौन सी जो है हटाने की योजना है, तो ये हो जाएगी मुख रहित कर योजना, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन HSSC जो है इकोनॉमी से पूछता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है। एक एक लाइन याद रखिएगा, मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं मुख रहित कर आकलन, ठीक है। इसका मकसद है करदाता और कर अधिकारी, मतलब एक तो आप हैं, ठीक है, करदाता जो कि कर देते हैं, और एक है कर अधिकारी जो कि भाई सरकार वाले जो लोग हैं ना कर लेते हैं, इनके बीच में आमना सामना, इसी आमने सामने को क्या बोलते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन खत्म कर देना, इसी को बोलते हैं फेसलेस असेसमेंट यानी कि मुख रहित कर आकलन, ठीक है।
सभी नोटिस, जवाब और निर्णय ऑनलाइन हो ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निपटान बढ़ सके। ठीक है, इस विचार की घोषणा कोष मंत्री के बजट स्पीच 5 जुलाई 2019 में जो है किया गया था। यह काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट यानी कि सीबीडीटी, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, द्वारा चलाया जाता है। एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों का यूनो चलन चला हुआ है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको भीड़ को कम करना है। अब बताइएगा कि 3 से 4 स्टेटमेंट बना के जो है यही क्वेश्चन आपको परोस देगा 2026 हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर। बताइए कैसे आप जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाएंगे? है कोई आपके पास सोल्यूशन इस क्वेश्चन को करेक्ट करने का? यही सोल्यूशन है। एक बार तो इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से यहीं पे रीड कीजिएगा। दूसरे इन पीडीएफ की जो नोट्स आई होप आप डाउनलोड कर रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे, इन पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके, ऐसा नहीं है कि कमरे के अंदर, आपके रूम के अंदर किसी कोने के अंदर आप फेंक दो। नो, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम तक इस पीडीएफ को जो है बार बार आपको मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज करना होगा, तभी जाके ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। वरना यकीन मानिएगा एक बार अगर आप रिवाइज करके छोड़ देंगे ना, ये चीज़ें आप डेफिनेटली भूल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की चीज़ें काफ़ी जो है क्लिष्ट होती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, इसीलिए बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है, एक विस्तृत परिवार मतलब एक पूरा परिवार वृक्ष जो पीढ़ियों के पारिवारिक संबंधों को रेखांकित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको जो है वंशावली बोला जाता है भाई। ठीक है, वंशावली क्या होती है? एक ऐसा आरेख यानी कि ऐसा जो है एक डायग्राम लगा लो आप, जो पारंपरिक वृक्ष संरचना में, आप जानते हैं ना एक पेड़ ऐसा होता है। भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पेड़ ऐसा ही होता है। ठीक है, पेड़ ऐसा ही होता है। अब इसकी विभिन्न शाखाएं होती है। ठीक है, पेड़ की आपको पता है ना विभिन्न शाखाएं होती है। इसी तरह जो है फैमिली को जो है ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, फैमिली के परिवारों की भी जो शाखाएं होती है, जो बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, जो हमारी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती रहती है, उन्हीं को रेखांकित करता है। क्या करता है? तो ये वंशावली जो है उन्हीं चीज़ों को जो है रेखांकित करता है। अब यहाँ पे सिलोग्राफी और पुरालेख भी दिया गया है, इनको भी आप याद रखिएगा। सिलोग्राफी क्या होती है? मोहरों का अध्ययन होता है। ठीक है, सिलोग्राफी में क्या होता है? मोहरों का अध्ययन किया जाता है। और पुरालेख के अंदर क्या किया जाता है? प्राचीन लेखन और पांडुलिपियों का अध्ययन किया जाता है। यकीन मानिएगा मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ना ही किसी का जो है मैं यहाँ पर जो है कटाक्ष में कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये एक चीज़, ये जो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर परोस रहा हूँ ना, एक ही जगह ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यकीन मानिएगा मैं खुद जो है अलग अलग जो क्षेत्र है ना, अलग अलग जगह से जो है इन एक एक चीज़ों को लेकर आया हूँ, जो एक जगह आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। भारत सरकार की उधारियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित की गई है? तो ये 292 के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार की उधारियां क्या किया गया है? भारत सरकार की उधारियां ना, तो ठीक है, ये भारत सरकार की उधारियां केंद्र में आ जाएगा भाई। ठीक है, अनुच्छेद बी आ जाएगा, 93 आ जाएगा, माफ कीजिएगा, ये डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये राज्य केंद्र की उधारियां। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ राज्य सरकार की उधारियां। ठीक है, राज्य सरकार की उधारियों से संबंधित है, उधारियों से संबंधित, याद रखना अनुच्छेद 293। ठीक है, माफ कीजिएगा 292, और ये 293 किसका है? तो ये केंद्र सरकार की उधारियों से संबंधित है। ठीक है, केंद्र सरकार की उधारियों से संबंधित। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है? तो ये जो है राज्य सरकार की उधारियों से संबंधित है। अरे उल्टा लिख दिया गया यार मैंने, 1 सेकंड। अनुच्छेद 292, हाँ ठीक है ना, अनुच्छेद 292 किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 292 जो है भारत सरकार की उपाधि जो है उधारियों से संबंधित है, अनुच्छेद 292। ठीक है, यहाँ पे ये केंद्र सरकार की उधारियों से संबंधित हो जाएगा 293, और जो है राज्य सरकार की उधारियों से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 292। ठीक है, अनुच्छेद 292 भाई उल्टा लिख दिया। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, नीचे लिखा गया है वहीं पे बता दूंगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है केंद्र सरकार से। ठीक है,
केंद्र सरकार की उधारी से, और ये है राज्य सरकार की उधारी से। ठीक है, राज्य सरकार, पहले सही लिखा था मैंने, सरकार की उधारी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट होएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो है अनुच्छेद 29 आप सभी को पता है, जो भाई जो वो होते हैं ना क्या होते हैं, जो भारत के नागरिकों को किसी भी वर्ग में विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद जो है समानता से संबंधित है। ठीक है, ये तो पता ही होगा अनुच्छेद 14 वाला तो। ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अनुच्छेद 293 किससे है, राज्य सरकारों की उधारियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 292 है केंद्र सरकार की उधारियों से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 292 है ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, अब ठीक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना, जो 292 है ये केंद्र से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 293 है वो किससे है, वो राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, पहले केंद्र आता है तो 292 में केंद्र आ जाएगा। ठीक है, पहले केंद्र आता है ना, बड़ा केंद्र है तो 292 में आ जाएगा, और राज्य उसके बाद आता है केंद्र के बाद में, तो ये 293 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 आई होप आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 14 भी आपको पता होगा। ये तो मौलिक अधिकार है, ये सभी बार बार रिपीट करते रहते हैं, इनके बारे में बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी बच्चों को ये पता होता है। ठीक है, लेकिन ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है, तो ये धारा 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका जो है विश्लेषण देख लेते हैं। आईटी अधिनियम की धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है, उन्हें कागजी दस्तावेजों के बराबर कानूनी दर्जा देती है। धारा 4 किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये हो गया है। धारा 5 आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देती है। आपसे धारा 5 भी पूछी जा सकती है, इसीलिए ये एक एक धारा यहाँ पर लिखी गई है। धारा 6 किससे संबंधित है, सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन फाइलिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के बारे में है। और धारा 2T किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो है ये परिभाषित करती है। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिकॉर्ड से संबंधित जो धाराएं है ना, वो धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 है और धारा 2 है। धारा 2 से लेके धारा 4 के बीच में जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बताई गई है, किसके बारे में, आईटी एक्ट अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी दी गई है। डोंट वरी, जो आपका आईपीसी का चैप्टर है ना, सीआरपीसी का चैप्टर है, या फिर जो मूल विधि है पुलिस से संबंधित, वो सारा कंप्लीट डाटा मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के नियर बाय हम करेंगे, क्योंकि ये डाटा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा बोरिंग टाइप होता है, इसीलिए जो है एग्जाम के नियर बाय ही हम जो है इसको कंप्लीट देख लेंगे। बाकी 2021 में काफ़ी अच्छे लेवल के और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिसको जो है आप यहाँ पर अच्छे से रिमेंबर रखने की जो है कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले हमारा जो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, इनको भी जो है फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क इंडिहेसेंट सेंट का साइसेला रूप का उदाहरण है, तो ये जो है मैरीगोल्ड हो जाएगा। क्यों मैरीगोल्ड हो जाएगा, नीचे लिखा गया है। अब इतनी सारी जो है मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप यहाँ से जो है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके। ठीक है, कुछ ऐसे फल होते हैं जो पकने के बाद जो है फटते नहीं हैं, मतलब उनके अंदर बीज बंद ही रह जाते हैं, इन्हें शुष्क अविस्फोटित फल जो है कहा जाता है। ठीक है, इनका एक प्रकार होता है साइसीला। ठीक है, साइसीला प्रकार के जो है ये फल होते हैं जिनका बीज अंदर ही रह जाता है। ठीक है, और ये कौन से परिवार के जो है फल होते हैं, तो ये सूर्यमुखी परिवार के फल होते हैं, इनके अंदर सूरजमुखी और गेंदा जैसे पौधे आते हैं। ठीक है, मैरीगोल्ड गेंदा भी इसी परिवार का है, इसीलिए इसका फल साइसीला प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो है कंप्लीट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था बट आ गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, अढ़ाई दिन के झोपड़े
मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी को पता होगी कहाँ पर अवस्थित है। मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। अढ़ाई दिन के झोपड़े का इतिहास जो है, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी के आदेश पर करवाया था 1199 में। ठीक है, इसका जो निर्माण है ना 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और किसके कहने पर निर्माण शुरू करवाया गया था? मोहम्मद गोरी के। ठीक है, मोहम्मद गोरी के कहने पर जो है इसका निर्माण शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अजमेर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अजमेर के अंदर, ये अजमेर के अंदर अवस्थित है। और ये पहले क्या होता था? यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता था। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय होता था, जिसको तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद का जो है निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। ये जो संस्कृत विद्यालय था ना, ये भी आप याद रखना किसने बनवाया था? तो ये चौहान शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ, इनके द्वारा जो है ये संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ये 2022 से करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला जो है आप याद रख लेना, 2024 या फिर 25 में जब भी हुआ हो ना कांग्रेस का जो भूस्थानिक जो है कांग्रेस की मेजबानी, ये किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नीचे जो है आंसर लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो है आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? डेनमार्क में कौन सा आंदोलन इतना सफल रहा कि व्यावहारिक रूप से हर एक किसान निम्न में से एक प्रकार की खेती का सदस्य है? तो ये सहकारी खेती है। ठीक है, डेनमार्क में सहकारी खेती आंदोलन इतना सफल रहा था कि व्यावहारिक रूप से हर किसान इसका सदस्य बन गया था। इस आंदोलन में किसान दक्षता, लाभप्रदता होती है, उसको बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एक साथ ले आते हैं। मतलब सारे जो किसान होते हैं ना, वो अपनी स्वेच्छा से जो है सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मानिएगा कि एक किसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग करता है। ठीक है, अलग अलग करता है। और ये 5 किसान हैं जो सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। अब एक साथ करेंगे तो चीज़ों का बंटवारा भी हो जाएगा, जिससे जो है लाभ भी बढ़ जाएगा सबका, और जो मुनाफा होगा, लॉस होगा, वो घट जाएगा। तो इसी को क्या है? इसी को सहकारी कृषि बोलते हैं, जो कि डेनमार्क में जो है सर्वप्रचलित है। ठीक है, सहकारी खेती जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ये अच्छे से पढ़ लेना। इस आंदोलन में किसान दक्षता, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एक साथ ले आते हैं, जिसमें उन्हें सामान खरीदने, उत्पादों को अच्छी कीमतों पर बेचने और गुणवत्ता लाने उत्पादों को प्रोसेस करने में मदद मिलती है। वही चीज़ है जो ऊपर मैंने अभी बताया है। ठीक है, ट्रक खेती क्या होती है ये भी याद रखना भाई। यह व्यक्तिगत किसानों द्वारा सीधे बाजार में सब्जियां बेचने की एक विधि है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ट्रक विधि निम्नलिखित में से एक डेफिनेशन दे देगा आपको भाई, व्यक्तिगत किसानों द्वारा सीधे बाजार में सब्जियों बेचने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? 4 ऑप्शन दे देगा। ट्रक दे देगा, ट्रक खेती दे देगा, अंगूर की खेती दे देगा, मिश्रित खेती दे देगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रक खेती। ठीक है, अंगूर की खेती क्या होती है? यह अंगूर की खेती से संबंधित है और डेनमार्क में सहकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र नहीं है, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है। और मिश्रित खेती क्या होती है? यह एक ही खेत पर कई तरह की फसलें और पशुधन उगाना है, जो डेनमार्क में सहकारी खेती का एक प्रकार है, लेकिन पूरा आंदोलन सहकारी पर केंद्रित नहीं है। खैर इन दोनों को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये ट्रक खेती और जो है ये डेनमार्क में सहकारी खेती की जो डेफिनेशन है, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो डेनमार्क में सहकारी खेती किससे संबंधित है? तो ये जो है सहकारी खेती इसी से संबंधित है कि भाई सभी जो किसान होते हैं ना, वो एक साथ जो है अपने सारे यंत्र औजार जो है वो एक साथ ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, मानव विकास सूचकांक के अनुसार दक्षिण कोरिया का स्थान क्या था? इस क्वेश्चन को आप जो है स्किप कर देना, क्योंकि काफ़ी पुराना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 का करंट अफेयर से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। डोंट वरी, हम बात करेंगे 2025 की। ठीक है,
2025 में भारत की रैंक क्या आई है, 130 आई है। कितने देशों में से, 193 देशों में से, ठीक है। डोंट वरी, सारी चीज़ें नीचे लिखी गई है। आइए यहीं पर देखें, मानव विकास सूचकांक की जो स्थापना है, पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में आया था, ठीक है। 2025 के मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक 130वीं है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जो है जारी की जाती है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। इसे भारत में 193 देशों में से 130वें स्थान पर जगह मिली है। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की बात करें तो पहला 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो है इसकी शुरुआत की थी। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। 3-4 लाइन है, सारी लाइनें आपको याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कितने देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। फिर आपसे पूछा जा सकता है मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। तो 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये मानव विकास सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल लेमन भाषा में जो है आपको सारी चीज़ें बिल्कुल मिली होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। भारत क्यूआर एक क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान तंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो भारत क्यूआर एक क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान तंत्र है, ठीक है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बिल्कुल नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, नाबार्ड नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्यों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो भारतीय क्यूआर का जो विकास है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड और वीज़ा ने जो है मिलकर किया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी होगा, ये रहा। भारतीय क्यूआर का जो विकास है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड और वीज़ा ने जो है मिलकर किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके विकास के लिए दिशा निर्देश दिए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही डीपली ये जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखो आप, ऑप्शन आपको क्या दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक दिया है। 100 में से 90% जो बच्चे होंगे ना, वो भारतीय रिजर्व बैंक ही इसका जो है आंसर लगा के आएंगे, ठीक है। 90 भी नहीं, 95 ही लगा के आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखने बेहद जरूरी है। भारत क्यूआर को जो है 20 फरवरी 2017 को जो है लॉन्च किया गया था। आरबीआई ने सिर्फ क्या किया था, आरबीआई ने जो है इसकी गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है। ये आप याद रखना, ये जो भारत क्यूआर कोड है ना, इसकी गाइडलाइंस जो इसके दिशा निर्देश थे ना, गाइडलाइंस था, सिर्फ उसको जो है जारी किया था आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई की जो लागू कब हुआ था, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को जो है ये शुरू कर दिया था इसने काम। और एक्ट की बात करूँ तो एक्ट था 1934 का, ठीक है। एसबीआई की बात करूँ तो 1955 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था एसबीआई का, ठीक है। राष्ट्रीयकरण, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना अभी ऊपर ही हम देख के आए हैं, 1982 में जो है इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया वर्ग के दृष्टि से समाज का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है। मतलब वर्ग की दृष्टि, मतलब वर्ग जो मतलब हमारा समाज है ना, हमारा समाज, उसका अध्ययन करना है वर्ग की दृष्टि से। तो वर्ग की दृष्टि से समाज का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला दृष्टिकोण कौन सा होता है, द्वंद्वात्मक जो है दृष्टिकोण होता है। समग्र दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब सभी का जो है समग्र एक साथ जो है हम एक साथ जो है सभी का जो है एक दृष्टि से जो है समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। व्यवहार दृष्टिकोण, इसमें जो है एकल व्यक्ति का जो है दृष्टिकोण होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया होगा, वर्ग के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण समाज में विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति और संघर्ष का विश्लेषण करता है, जो अक्सर वर्ग आधारित असमानताओं और सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल दिया गया है, समानता का अधिकार बिल्कुल दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल दिया गया है, सभी दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आप सभी को जो है मौलिक अधिकार पता होंगे। अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में आते हैं? ये अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 के बीच में, लेकिन एक्चुअल जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 14 से हाँ ठीक है 14 से 35 के बीच में आती है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? भाग 3 के अंतर्गत हैं ये। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत हैं और अमेरिका देश से हमने जो है इनको ग्रहण किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है तो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स डैश द्वारा आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? यूएनईपी के द्वारा किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे यूनेस्को दिया गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पर हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ये वन लाइनर जीके है और एक एक नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली कहीं भी आप किसी भी वनडे एग्जाम्स में आप अभी आई होप आपने दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम जो है फॉर्म भरा होगा। अगर नहीं भरा हुआ तो भर देना भाई, 31 अक्टूबर तक जो है इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है। ठीक है, नहीं पता तो देख लेना, लास्ट डेट जो है ये 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये वहां पर भी जो है ये क्वेश्चनों का बहुत चलन होता है, बहुत बार वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, स्थापना आप याद रखना 1945 में, हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाएगा? अमेरिका यानी कि यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वही मैं एफएओ की बात करूं तो एफएओ के बारे में आप सभी को पता होगा, एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो बता दिया है मैंने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करूं तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, रोम इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब यूनेप आप सभी जानते हैं इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या के अंदर मुख्यालय है और इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और स्थापना की बात करूँ तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर की बात करूँ तो नैरोबी केन्या। ठीक है, नैरोबी केन्या में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आपको याद रखनी होगी और ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी होगी। यकीन मानिएगा, बस 6 से 7 महीने मुझे दे दीजिएगा और अपने आप को दे दीजिएगा। अगली दिवाली से पहले आपके कंधे पर जो है हरियाणा पुलिस की वर्दी हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे कोशिश कर सकता हूं कि हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर कंटिन्यूली जो है स्टडी करेंगे और डेडिकेशन दिखाएंगे तो डेफिनेटली जो है हम दोनों मिलकर आपका जो सपना है, आपके माँ बाप का जो सपना है हरियाणा पुलिस में लगने का, कि हमारा बेटा जो है हरियाणा पुलिस में लगे, वो जो है दोनों मिलकर हम साकार कर सकते हैं। ठीक है, अभी 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है भाई। ठीक है, अभी शुरू हुआ नहीं है, हो जाएगा। अगर वो हो गया ना तो यकीन मानिएगा सरकारी नौकरी की जो वैल्यू है ना इतनी बढ़ जाएगी भाई साहब, पूछ नहीं सकते। ठीक है, 19,000 वाला जो बेसिक वेतन है ना वो कितने पर चला जाएगा? 44,000 पर चला जाएगा। अब सोच लेना हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की जो आपकी सैलरी है वो कितनी चली जाएगी। ठीक है, तो यही सोच के पढ़ लो भाई, अगर कुछ और ना आता हो ना तो यही सोच के पढ़ लेना कि जो सैलरी है ना उसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो वैसे तो आक्रमण जो है 711 ईस्वी में किया था। ठीक है, 711 ईस्वी में, लेकिन सफल आक्रमण कब किया था? सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहां पर किया था? सिंध पर किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे 711 यहां पर नहीं दिया गया, बट दोनों आपको याद रखनी है। 711 पर पहला आक्रमण किया था, लेकिन अगर पहला सफल आक्रमण की बात करें तो 712 ईस्वी आएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह भारत पर अरबों का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। देखिए मैंने ऊपर बताया ना, कारण क्या था? पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था जिसने अरबों ने जो है सिंध पर विजय प्राप्त की। पृष्ठभूमि इराक के थे। हाकिम अल हज्जाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और जब ये मोहम्मद कासिम जो है आक्रमण किया था ना भारत पर, उस समय जो है इसकी एज कितनी थी? महज 17 साल इसकी जो है एज होती थी। अब आप देख लेना महज 17 साल का बच्चा कितना होता है, क्योंकि ये जो अरबों के साइड वाले जो योद्धा होते थे ना, काफ़ी जो है वो जो क्षेत्र होता था मिडल ईस्ट वाला, वहाँ पर जो है युद्ध आम बात होती थी। अक्सर जो है वहां पर युद्ध होते रहते थे, इसीलिए जो है बच्चे जो है वो युद्ध में निपुण हो जाते थे। ठीक है, और जो है सर्वप्रथम ये भी आप याद रखना भाई,
भारत पर जो है सर्वप्रथम जो है कर लगाया था, ठीक है। कर किसने लगाया था? तो ये उसने ही लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। जजिया कर, यहाँ पे जजिया कर आ जाएगा भाई, ठीक है। जजिया कर, सर्वप्रथम जजिया कर, सर्वप्रथम जजिया कर जो है ये भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों को इससे दूर रखा था, ठीक है। ब्राह्मणों को इसमें छूट दी थी, ठीक है। ब्राह्मणों को छूट दी थी इसके अंदर, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया एलन का नियम डैश के संदर्भ में है। तो एलन का नियम जो है स्तनधारियों के संदर्भ में है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसकी जो है एक्सप्लेनेशन। एलन का नियम मुख्य रूप से स्तनधारियों और पक्षियों जैसे अन्य गर्म रक्त वाले जीवों को संदर्भित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले जो स्तनधारियों के कान, पूंछ और अंगों जैसे उपांग गर्म जलवायु में रहने वालों के समान प्रजाति के स्तनधारियों की तुलना में छोटे होते हैं। यह अनुकूल शरीर से गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद करनी है। बेसिकली ये बताया गया भाई, जो जानवर जो है ठंडे इलाके में रहते हैं ना, उनके जो है कान हो गए, बाल हो गए, जो पूंछ हो गई, वो छोटी होती है, क्योंकि इससे जो गर्माहट होती है ना शरीर की, उसका जो लोसिस होता है वो बेहद कम होता है। और मुख्य रूप से जो एलन का नियम है ये किसके लिए निर्धारित करता है? तो ये मुख्य रूप से स्तनधारियों के लिए जो है संदर्भित करता है, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया? तो ये आ गया है नाबार्ड, NABARD, ठीक है, नाबार्ड। तो ये नाबार्ड का मुख्यालय सबसे पहले आपको याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंधु नदी का जो है आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका उद्गम आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी नदियों के तो उद्गम में यहाँ पे क्वेश्चन के जो हम सीरीज कर रहे हैं ना, इसी के अंदर मैं बता चुका हूँ डिटेल से। वैसे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी किस नदी का कहाँ पर जो है उद्गम होता है, बट यकीन मानिएगा जो भी नदी का क्वेश्चन आता है मैं उस नदी का उद्गम जरूर बताता हूँ। इसीलिए हर चीज़ आपको अच्छे से देखनी यहाँ पर बेहद जरूरी है। एक ही सीरीज से हर चीज़ जो है बेसिकली आपकी जो है क्लियर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी की बात हुई है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से होता है, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर के पास से जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या हो जाएगा? बोखरचू हो जाएगा, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, बड़ा ही अजीब नाम है बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है। तो बोखरचू ग्लेशियर से होता है और चेनाब जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी जल की मात्रा में और सबसे लंबी लंबाई की मात्रा में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि दोनों चीज़ों में जो है डिफरेंस है और आंसर जो है दोनों चीज़ों में बदल जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी जल की मात्रा में जो है सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगी चिनाब नदी। और अगर आपको लंबाई के मामले में पूछेगा कि भाई सिंधु नदी की लंबाई के मामले में सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगी सतलुज नदी, ठीक है, लंबाई के आधार पर। ये दोनों चीज़ें जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया भारत ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की है? तो ये की है 2003 वाला, कहाँ गया? UN कन्वेंशन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम 2003 वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के खिलाफ UN कन्वेंशन 2003 जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए बनाई गई थी। इसे अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था और दिसंबर 2005 में लागू किया गया था। भारत ने इस कन्वेंशन पर 9 दिसंबर 2005 को हस्ताक्षर किए थे और 9 मई 2011 को जो है इसकी पुष्टि की थी। अब देख लो, एक छोटी सी लाइन से जो है क्वेश्चन बना दिया है। यहाँ से कहाँ गया? गिरा 9 मई 2011 को जो है इसकी पुष्टि की थी, ठीक है। अब अगर आपने डिटेल से ये क्वेश्चन, ये 4-5 लाइनें अगर आपने पढ़ ली ना, याद कर ली, तो भाई साहब कहीं से भी क्वेश्चन बना लो या स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन पूछ लो, आप जो है इजीली इस क्वेश्चन को जो है क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 जो है अगेन साइंस से रिलेटेड आ गया है, कोई बात नहीं। पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरोधक तंत्र की अति प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये एलर्जी कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है मुद्रास्फीति को मापते समय हम एक देश के लोगों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की डैश संख्या पर विचार करते हैं। तो बड़ी संख्या पर विचार करते हैं, ठीक है। बड़ी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं ना, उसको जब मापते हैं तो हम किसी भी एक देश के जितने भी लोगों के द्वारा जो है वस्तुओं और सेवाओं की बड़ी संख्या पर जो है विचार करते हैं, जो उनके द्वारा प्रयोग की गई है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब क्वेश्चन नंबर 28 को अच्छे से ध्यान देना भाई, बड़ा ही जो है अजीब सा प्रश्न है। अजीब तो क्या है, एचएसएससी ने इसको अजीब बना रखा है। यहाँ पे आपको जो है कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा हुआ है। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई, या तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाता। अब एचएसएससी का ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसीलिए लेके आया हूँ, यहाँ पे 1966 जो है इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को ऐड करने का सिर्फ यही मकसद है, आपको एचएसएससी का रूप दिखाना, एचएसएससी का लेवल दिखाना और एचएसएससी की जो है सोच बताना कि वो जो है अलग ही चलती है, और एचएसएससी जो है एचएसएससी से जो है हम पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। नॉर्मल इस क्वेश्चन की बात करूं तो एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना की बात करूं तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1923 में जो है बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं, आई नो आप सभी को पता होगी ये चीज़। 1955 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? स्थानांतरित कहां कर दिया गया? करनाल में। 1989 में इसको क्या किया गया? 1989 में इसको जो है 1989 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय। अब देखो, ना तो आंसर में 1923 दिया गया, ना 1955 दिया गया, ना 1989 दिया गया। अब बच्चे क्या करें भाई बताओ? मतलब अब बच्चे क्या लगाए भाई? कई 1988 भी लगा के आए होंगे, कई 1960 भी लगा के आए होंगे, कई 1987 भी लगा के आए होंगे, कई 1966 भी लगा के आए होंगे। एचएसएससी ने इस क्वेश्चन को माना है ए, ऑप्शन नंबर ए 1966। अब याद रखना, अगर 1966 आपको दिया हुआ मिले ना, तो ये जरूर करके आना। अगर आपको ना तो 1923 मिले ना 1955 मिले, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई ना मिले हो तो 1966 अगर आपको दिख जाए ना, तो 1966 ही आपको करके आना है, क्योंकि एचएसएससी ने 1966 ही इसका आंसर माना है। वैसे हिस्ट्री की बात करूं तो आप सभी को पता है एनडीआरआई की स्थापना 1923 में बेंगलोर में हुई थी, और 1955 में इसको हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। और पूछा जा सकता है भाई एनडीआरआई को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 1989 में जो है इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही जो है ब्रीफली याद रखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक जो है विशाखा दत्त हो जाएंगे। इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई हैं, एक मुद्रा राक्षस भी लिखी गई है, ठीक है। मुद्रा राक्षस भी इनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो विशाखा दत्त है, ये संस्कृत के कवि थे और गुप्त साम्राज्य के नाटककार थे। भैया ये भी आप याद रखना, गुप्त साम्राज्य के नाटककार थे। ये गुप्त साम्राज्य के नाटककार। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है गुप्त साम्राज्य का जो महानतम जो कवि होता था वो कौन होता था? कालिदास होता था, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कालिदास, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है इनके लिए जाना जाता है विशाखा दत्त को। अब नॉर्मली आप सभी जानते हैं मुद्रा राक्षस जो है ये कृति, जो ये पुस्तक है, इतनी बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन। हर कैंडिडेट को ये चीज़ याद हो गई है। तो ये देखो, अगर अलग से पूछ लिया ना देवी चंद्रगुप्तम, इसीलिए जो है हर चीज़ जो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के लेके आया हूँ ना, हर चीज़ का जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट जो है लिंक है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप करनी होगी तो मैं डायरेक्ट सीधा आपको बता दूंगा कि भाई ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 30 में बोला गया अफीम उत्पादन का स्वर्णिम अर्धचंद्र से संबंधित है। तो अफीम उत्पादन में जो है कौन कौन से देश जो हैं अधिक उत्पादन करते हैं? तो नेपाल तो नहीं करता भाई, ठीक है। बांग्ला भी नहीं करता,
इराक भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईरान, पाक और अफगान जो है ये अफीम उत्पादन का स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया? समाजवादी समाज या अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो समाजवाद के तहत वितरण लोगों की जरूरत पर आधारित माना जाता है और इसे उस पर आएगा, ये उस पर नहीं जो वह खरीद सकती हैं। समाजवादी समाज में सरकार यह तय करती है कि समाज की जरूरत के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें तो दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे समाजवाद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है सरकार इसके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के बराबर राशि को व्यय कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं संतुलित बजट क्या होता है। जब सरकारी राजस्व उसके खर्चे के बराबर होता है, मतलब जितनी आय सरकार ने जो है कर एकत्रित किया है उसी के बराबर अगर खर्चा भी करेगी सरकार तो उसको क्या बोला जाता है? संतुलित बजट बोला जाता है। अधिशेष बजट किसको बोला जाता है? जब राजस्व व्यय से अधिक हो। ठीक है, मतलब सरकार का जो खर्चा है वो कम है और जो राजस्व है वो अधिक है, वो क्या होता है? अधिशेष बजट होता है। और घाटे का बजट तो आप सभी को पता है भाई, सरकार का जो कर है वो तो कम है और जो खर्चा है वो सरकार अपने उससे ज़्यादा कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घाटे का बजट। तीनों डेफिनेशन है, बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक लाइन है। आपको इकोनॉमी के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई 2021 के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो सेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका एंड अप करते हैं, 45 मिनट का तो ऑलरेडी हो गया है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा के डैश के अंतर्गत जिला स्तर पर द्विनियंत्रणकारी प्रणाली की जो है शुरुआत की गई थी। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो ये धारा 4 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अंतर्गत जिला स्तर पर द्विनियंत्रणकारी पुलिस प्रणाली की जो है शुरुआत की गई है। इस धारा के तहत जिला पुलिस अधीक्षक जो है जिले में पुलिस प्रशासन के जो है प्रभारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है? आईपीसी में कुल कितने अनुभाग है? तो 511 अनुभाग हैं। ठीक है, 511 जो है इसके अंदर अनुभाग हो जाएंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख लो 511 धाराएं हैं जो 23 अध्यायों में विभाजित की गई है। अध्याय भी याद रखना, भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। धाराएं पूछी गई है ना तो अध्याय भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 23 जो है इसके अंदर चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे 35 पर। 35 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया जल वाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, संक्षेपण क्या कहलाता है? जल वाष्प का द्रव जल में बदलना, ये संक्षेपण कहलाता है। वाष्पीकरण क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण इसके विपरीत है, जब द्रव जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, द्रव जो होता है ना, लिक्विड होता है, वो क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, उच्च बनाने की प्रक्रिया यानी कि सब्लिमेशन, ठोस का सीधे गैस में बदलना, ये उच्च बनाने की जो है प्रक्रिया होती है। तीनों को बारे में याद रखना, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 में क्या बोला गया? किस वर्ष के सूचकांक में मूल्य 100 अनुमानित किया गया था? तो आधार वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देखो, जिस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है उस वर्ष का सूचकांक मूल्य 100 होता है। ठीक है, यह सांख्यिकी तुलना के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है और चालू वर्ष के सूचकांक की गणना आधार वर्ष के सापेक्ष ही की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। और 37 में बोला गया वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे वापस धरती पर परावर्तित होती हैं। तो आप सभी जानते हैं 5 परतें होती हैं भाई। वायुमंडल की कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। ठीक है, चलिए नीचे लिखा गया है, वहीं पे आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि लिखने में जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कौन सा है? वही क्षोभ मंडल है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल। समताप मंडल में क्या आती है? ओजोन लेयर समताप मंडल में ही आती है। इसके बाद मध्यम मंडल आता है, जिसको जो है
मध्यम मंडल बोला जाता है, ताप मंडल और फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में देख लेते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है जहां हम रहते हैं। ठीक है, मौसम की जितनी भी सभी गतिविधियां हैं ना वो इसी परत में होती हैं। समताप मंडल क्या होता है, यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। ओजोन परत इसी परत में जो है पाई जाती है। मध्यम मंडल क्या होता है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। उल्का पिंड इसी परत में जो है जलकर राख हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होता है ना, टूटता हुआ तारा होता है, तारा तूरा कुछ नहीं होता, वो उल्का पिंड में जो है आग लगी होती है। ठीक है, और ये जो उल्का पिंड इसी परत में जो जलकर राख हो जाते हैं, कौन सी परत में, मध्य मंडल में। ठीक है, इसके बाद आता है तापमंडल, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तापमंडल को ही जो है आयन मंडल कहा जाता है और रेडियो तरंगों का इसी परत से जो है परावर्तित जो है किया जाता है। अंतिम पांचवी परत कौन सी है, बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा जो है 54वां भाग, जो डिटेल से हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। मेरी जितनी मेहनत यहाँ पर लग रही है ना, मैं स्पेशली सही बता रहा हूँ, आप सभी हरियाणा पुलिस के जो भावी उम्मीदवार कैंडिडेट है 2026 के लिए, सिर्फ उनको यहाँ पर थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी के सिलेक्शन में थोड़ा सा भी जो है मदद होती है तो मैं जो है मेरी ये जो सीरीज है ये सफल मैं अपने आप को मान लूँगा। तो बस आपको मेरे लिए एक ही काम करना है, डेडिकेशन रखना है और कंटिन्यूटी दिखानी होगी अपने रिटन एग्जामिनेशन तक। ठीक है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप एक चीज़ कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी आपकी बहन है, भाई है, जो भी हरियाणा पुलिस या HSSC की तैयारी कर रहा है ना, सबको ये वीडियो सीरीज देखनी बेहद जरूरी है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन, सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है और आप इन टोटल 37 क्वेश्चन में से कितने यहाँ पर जो है आप ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले कल वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।